अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ तो मैं शुरू कर रही हूँ राज आँखें तेरी पार्ट 16। बहुत बहुत मुबारक हो मेरे भाई। तुम सोच भी नहीं सकते कि हम किस कदर खुश हैं तुम्हारे लिए। आर्मी ने मुतसिम चौधरी को गले लगाते हुए कहा तो मुस्कुरा पड़ा। जी मामू, हमसे तो इंतज़ार ही नहीं हो रहा था। दिल कर रहा था कि उड़कर पहुँच जाए आपके पास। तहरीम की बेटी क्या किया ने मुतसिम चौधरी को मिलते हुए कहा तो ईमान शाह का कहा गूंजा। तहरीम और आरमीन अपने बच्चों के साथ आज पाकिस्तान पहुंची थी। नूर बेगम को तो उन्होंने शादी से कुछ दिन पहले आने का बताया था, मगर मुतसिम चौधरी को बता चुकी थी कि वो पहले आकर सरप्राइज़ देंगी, जिस पर मुतसिम ने ये बात किसी को नहीं बताई थी। आरमीन के दो जुड़वा बेटे समीर और सैफ थे, जबकि तहरीम की एक ही बेटी किया थी। सामान गाड़ियों में रखा था। समीर और सैफ ईमान शाह की कार में बैठ गए, जबकि आरमीन और तहरीम मुतसिम चौधरी के साथ बैठ गए। क्या हुआ छोटे, इतने चुप चुप क्यों हो? तहरीम ने मुतसिम चौधरी को खामोश देखकर पूछा तो मुतसिम चौधरी ने चौंक कर उन्हें देखा। नहीं कुछ नहीं आपा, बस वैसे ही दिल बेचैन हो रहा है। मुतसिम चौधरी ने मुस्कुराकर कहा। हयात मामी को याद कर रहा होगा, है ना, इसीलिए। पीछे बैठी जिया की बात पर आरमीन और तहरीम का कहा गूंजा तो मुतसिम चौधरी ने खुफ्त से अपने बालों में हाथ फेरा। 2 घंटों के सफ़र के बाद बिला आखिर वो हवेली पहुंच गए। सबसे पहले ईमान शाह की कार हवेली में दाखिल हुई, उसके पीछे मुतसिम चौधरी की कार दाखिल हुई तो समीर, सैफ और जिया भागकर बाहर निकले। पाकिस्तान में ख़ास तौर पर किसी गांव की हवेली को देखने का ये इनका पहला तजुर्बा था। लाल हवेली के बड़े से सहन से होती बरामदे तक गई तो वो इस कदर शानदार हवेली देख साकित से रह गए। सहन के दाएं जानिब लगे दरख्त और दरख्त पर लगा खूबसूरत झूला, लाल हवेली की खूबसूरत दीवारें जो बेल की डालियों से छुपी हुई थी। जबकि इन तीनों को इस तरह आंखें फाड़कर हवेली को देखते मुतसिम चौधरी के होठों पर मुस्कुराहट रेंग गई थी। नजरें बेसाख्ता बरामदे में सीढ़ियों पर जा ठहरी, जहाँ अक्सर हयात बैठी मुतसिम चौधरी का इंतजार करती थी। न जाने क्यों मुतसिम चौधरी को ये खामोशी सीने में चुभती हुई महसूस हुई। तुम इस तरह चुप हो तो ये हवेली काट खाने को दौड़ रही है मुझे, कानों में हयात से कहा गया जुमला गूंजा तो हयात की सुबह की नाराज़गी याद आई। मुलाजिम को सामान निकालने का कहकर तेज कदम बरामदे की जानिब बढ़ाया, जबकि ईमान शाह की बेताब नजरें उरूप को ढूंढ रही थी। शाम के इस वक्त तो उसने ज़्यादातर सबको यही बाहर बैठे ही देखा था, और अब ना उरूप थी ना ही हयात। एक नज़र अपनी साथ अंदर की जानिब बढ़ते मेहमानों को देखा और फिर सर झटक कर हर सोच को दिमाग से निकालने की कोशिश की। हयात, माँ जी, मुतसिम चौधरी ने बरामदे में खड़े होकर आवाज़ लगाई, मगर कोई जवाब मौसूल न हुआ। काम करती मुलाजमा भी सर झुकाकर गुजर गई तो मुतसिम चौधरी नूर बेगम के कमरे की जानिब बढ़ा। वहाँ नूर बेगम और शाइस्ता बेगम को सर झुकाकर बैठे देख मुतसिम चौधरी के कदम थमे। क्या हुआ है माँ जी, सब खैरियत तो है? हयात किधर है, नज़र नहीं आ रही? तबीयत तो ख़राब नहीं हुई उसकी? एक ही सांस में दाखिल होकर अंदर सारे सवाल कर दिए। नूर बेगम ने सर उठाकर मुतसिम चौधरी को देखा, जिस पर बेचैनी और फिक्र बिल्कुल वाज़ेह थी। ले गई है वो उसे अपने साथ, अपनी बहन को हमसे ले गई है मुतसिम, और मैं उसे रोक भी ना सकी। मेरी बच्ची को हमसे दूर ले गई है वो, मैं बेबस हो गई पुत्र, उसे रोक ना सकी। नूर बेगम के रोकर कहने पर मुतसिम चौधरी के कदम पल के लिए उखड़ गए। एक वक्त आएगा ड्रैगो, जब मैं इस बात का बदला लूँगी, और फिर मैं भी तुम्हारी तरह यही कहूँगी कि इसमें मेरा कसूर नहीं था। कानों में मुस्कुराती आवाज़ गूंजी तो मुतस्सिम झटके से पलटा, जबकि कमरे में दाखिल हुई आरमीन और तहरीम अपने भाई के चेहरे के खतरनाक हद तक पथरीले तासुरात देख कर ठिठकी, जबकि नूर बेगम अपनी बेटियों को इतने सालों बाद देख आबदीदा हो गई और रोती हुई उनसे लिपट गई। क्या हुआ है चौधरी, कहाँ गई है हयात? मुतस्सिम चौधरी के पीछे तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ते चिल्लाकर कहा। मगर मुतस्सिम चौधरी ने कोई भी जवाब दिए बगैर झटके से उरूप के कमरे का दरवाज़ा खोला। कमरे की एक एक चीज़ को पटक पटक कर तलाशी ली, मगर कुछ न मिला तो मुतस्सिम चौधरी ने टेबल को ठोकर मार कर नीचे गिराया। ईमान शाह मुतस्सिम के इस कदर शदीद रद्द अमल पर साकित सा खड़ा रहा। तभी ईमान की नज़रें दरवाजे पर लगी चिट पर गई। चौधरी ये देख, ईमान के कदम दरवाजे की जानिब बढ़ाते हुए कहा तो मुतस्सिम चौधरी एक ही जिस्त में दरवाजे के करीब पहुंचा, जहां लगी चिट पर चंद अल्फाज लिखे हुए थे। एक तीर से 2 निशाने लेना इसे कहते हैं। चिट को उतारकर मुतस्सिम चौधरी ने पूरी कुव्वत से मुक्का दरवाजे पर मारा।
छोड़ूंगा नहीं उरूब तुम्हें मैं। मेरी बीवी को इस्तेमाल करके बहुत गलत किया है तुमने, बहुत गलत। मुतस्सिम चौधरी की धाड़ पर ईमान शाह ने उलझन भरी नज़रों से मुतस्सिम चौधरी को देखा। अब मुझे भी कुछ बताओगे या तुम लोगों को मैं बेवकूफ़ लगता हूँ? ईमान ईमान की झंझलाती आवाज़ पर मुतस्सिम चौधरी ने घूर कर उसे देखा। हयात बाबा के दोस्त की बेटी नहीं थी। बाबा शहर किसी काम के सिलसिले में गए थे। रास्ते में किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ से उन्हें हयात मिली थी। गाड़ी की हालत बहुत ख़राब थी। वो पहाड़ी के करीब औंधी पड़ी हुई मिली थी। बाबा ने वहाँ इर्द गिर्द हर जगह देखा, मगर वहाँ कोई नज़र नहीं आया। शायद उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया था। और हयात उन्हें गाड़ी से काफ़ी फासले पर बेहोश गिरी हुई मिली थी, और फासले पर झाड़ियों की वजह से किसी का इस पर ध्यान नहीं गया। बाद में पता चला कि उस गाड़ी की ब्रेक फेल हुई थी। तो फिर यही था कि गाड़ी में मौजूद लोगों ने बच्ची को बचाने के लिए गाड़ी से बाहर फेंक दिया हो। बाबा काफ़ी दिन उन लोगों को ढूंढते रहे और आखिरकार पहुंच उस घर भी पहुंच गए जिनका एक्सीडेंट हुआ था। वहां जाकर मालूम हुआ कि वो लोग का इंतकाल कर गए हैं। अब यहाँ कोई नहीं रहता। एक बच्ची को उनके रिश्तेदार लेकर गए थे और एक मर गई थी इस एक्सीडेंट में। पापा ने उनके रिश्तेदारों के बारे में मालूमात हासिल करनी चाहिए, मगर कुछ पता ना चला। गांव में ये बात फैलने लगी कि हयात बाबा की दूसरी बीवी की औलाद हो सकती है। उन्होंने छुपकर शादी की होगी, मगर ये माजी का बाबा पर यकीन ही था। जो उन्होंने ये कहा कि वो बाबा के शहर वाले किसी दोस्त की बेटी है, और फिर हयात की मोहब्बत से कबूल किया। वक्त का काम गुजरना है और गुजर ही जाता है। जैसे ही मैंने शऊर की दुनिया में कदम रखा, तब से मैं हयात के घर वालों को ढूंढ रहा था। उसकी बहन को हयात से मिलवाना चाहता था, और फिर वो एक दिन मुझे भी मिल गई, मगर मेरे उसे बताने से पहले ही वो ये सब जान गई थी। उरूब हयात की बहन है ना? ईमान ने ईमान की सख्त आवाज़ पर मुतस्सिम चौधरी की को खामोश करवाया। तो मुतस्सिम चौधरी ने इस बात में सर हिलाया। और वो लड़की, वो खुशबू, वो भी उरूब ही थी ना? ईमान शाह की दहाड़ पर मुतस्सिम चौधरी ने घूर कर उसे देखा और इस बात में सर हिलाया। इस वक्त रात के 12 बज रहे हैं। वो दोनों एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, हर जगह ढूंढ चुके थे, मगर अब मुतस्सिम चौधरी सुकून से बैठा था, जिसे देख ईमान शाह को ताव चढ़ रहे थे। तुम ये सब मुझसे छुपाया तुमने ये सब मुझसे छुपाया चौधरी। ईमान शाह की पुरशिकवा आवाज़ पर मुतस्सिम ने सिगरेट का धुआं फिजा के सुपुर्द करते तल्खी से कहकहा लगाया। तुम्हारी बीवी मेरी बीवी को मुझसे दूर ले गई है ईमान शाह। इस वक्त जो आग मेरे सीने में लगी हुई है, अपनी बकवास से उसे मत छेड़ो। ये ना हो मैं तुम्हें भी उसी आग में जला दूँ। मुतस्सिम चौधरी के गुर्रा कर कहने पर ईमान शाह ने सख्ती से अपनी मुट्ठियाँ भींची। मुझे सच सुनना है चौधरी, सिर्फ और सिर्फ सच। ईमान शाह के संजीदा लहजे पर मुतस्सिम चौधरी ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। तुम्हें पता है मैं तुमसे इस्तांबुल में कैसे और क्यों मिला? मुतस्सिम चौधरी के पुरस्कार लहजे पर ईमान शाह ने चौंक कर उसे देखा। तुम उसे इत्तेफाक समझते हो, जबकि वो सब प्री प्लान था। मुतस्सिम चौधरी की बातों पर ईमान शाह ने साकित नज़रों से मुतस्सिम चौधरी को देखा। कुछ साल पहले की बात। हर बार की तरह इस बार भी तुमने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया है ड्रैगो। हमें फ़ख्र है कि तुम ISI का हिस्सा और दुश्मनों के लिए कहर हो। सिगरेट रूम में बैठे ऑफिसर के पुरजोश आवाज़ पर ड्रैगो के होठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। हमें इस बात का अफसोस भी है कि एजेंट 32 अब हम में नहीं रहा। शायद वो हम सब से बेहतर था। जो अल्लाह ने उसके नसीब में शहादत लिखी थी और उसे शहादत का रुतबा हासिल हुआ। ऑफिसर की बात पर दाएं जानिब बैठी ग्रे ग्रीन आंखों वाली लड़की की आंखों में खून उतरा। अपनी सिर्फ अंगारा होती आंखों से ड्रैगो को देखा, जो कि किसी गैर मर्रई नुक्ते पर नजरें जमाए टेबल की सतह को घूर रहा था। एजेंट ग्रे की नज़रों की तपिश महसूस करके सामने देखा और सरस से अपनी नज़रें फेर कर ऑफिसर को देखा। मैंने और मेरी टीम ने इस बात पर बहुत सोचा और आखिरकार मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूँ कि ड्रैगो को उसकी टीम बनाने की इजाज़त दी जाए, और इस टीम में इस केस के कुछ लोग भी शामिल होंगे, जैसे एजेंट ग्रे, एजेंट 56 और एजेंट 11। बाकी ड्रैगो को जो बेहतर लगे कि वो अपनी टीम में किसे शामिल करना चाहता है। ऑफिसर की बात पर ड्रैगो ने सर को खम दिया और फिर मीटिंग के ख़त्म होते सभी ऑफिसर्स वहाँ से चले गए। तभी ड्रैगो मगरूराना चाल चलता एक निगाह ग्रे को देखकर वहाँ से निकलता अपने कैबिन में आकर बैठा कि तभी थोड़ी देर बाद कैबिन का दरवाज़ा धाड़ से खुला। तो ड्रैगो ने नागवार नज़रों से अपने सामने मौजूद खड़ी ग्रे को देखा। यहाँ किस कदर मेहमान बन रहे हो, मगर तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि एजेंट 32 तुम्हारी वजह से मरा था। अगर तुम उस अकेले को वहाँ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ना भेजते तो वो मरता ना बल्कि ज़िंदा होता। एजेंट ग्रे के चिल्लाकर कहने पर ड्रैगो एक ही जुस्त में उसके करीब पहुँचा
और अपनी सख्त गिरफ्त में एजेंट ग्रे की गर्दन दबोचकर उसे दीवार से लगाया। तुम पागल औरत, मरा नहीं है, वो शहीद हुआ है। और किस बात का इशू बना रही हो? ये सब हमारी जॉब का हिस्सा है। उसे तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए भेजा था। हमें अगर अपने मुल्क के लिए तुम तनहा दुश्मन से मुकाबला करना या उसकी दहलीज पर जाकर ललकारना पड़ जाए तो हम वो भी कर जाए। तुम पिछले 1 महीने से इस टीम का हिस्सा बनी हो और मैं पिछले 3 साल से इसके साथ था। मुझसे ज़्यादा दुख है तुम्हें। उसके नसीब में शहादत थी और हमारे नहीं, वरना तुम्हें क्या लगता है मैं चूड़ियाँ पहन कर बैठा था और ये मिशन तुम्हारे चलाने से ही हो गया है? ड्रैगो की दहाड़ ऑफिस में गूंजी तो ग्रे को अपने जिस्म में सद लहरें सरायत करती महसूस हुई। अपने ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर एजेंट ग्रे को बाहर धक्का दिया और धाड़ से दरवाज़ा बंद कर दिया। उस औरत को ड्रैगो सिर्फ और सिर्फ एक वजह से बर्दाश्त कर रहा था और वो वजह उसे उस औरत की टीम का हिस्सा बनने के बाद पता चली थी। अपने बालों में हाथ फेर कर इश्तियाल पर काबू पाया कि तभी पर्सनल मोबाइल पर होती रिंग को सुनकर होश में आया। फ़ोन सामने किया तो हवेली का नंबर देखकर होठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। अस्सलाम वालेकुम भाई, गंभीर लहजे में सलाम किया तो दूसरी जानिब फ़ोन कान से लगाए खड़ी हयात ने एक बेबस सी निगाह नूर बेगम पर डाली, जो हयात को बात करने का इशारा कर रही थी। वजह ये थी कि फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया था और मुतसिम चौधरी के कहे को झुटलाकर वो पास हो चुकी थी, क्योंकि मुतसिम चौधरी का कहना था कि वो सिर्फ खा सकती है या गांव गलियों का पोस्टमार्टम कर सकती है। फ़ोन मिलाकर ज़बान किराए पर रख दी। मुतसिम चौधरी के सख्त लहजे पर हयात ने हड़बड़ाकर नफ़ी में सर हिलाया। लाला, वो मैं पास हो गई हूँ, अपने खुश्क पड़ते होठों पर ज़बान फेरते हुए मिनमिनाकर कहा तो हयात की बात पर मुतसिम चौधरी के अनाबी होठों पर तबस्सुम बिखर गया। सर कुर्सी की पुश्त टिकाकर आंखें मूंद ली। आपका बहुत बड़ा एहसान है हमारी जानों पर। अब बताएं मलिका आलिया की इस महान कारनामे पर उनके कदमों में क्या पेश किया जाए? मुतसिम चौधरी के तंज़िया लहजे पर हयात ने सबसे आंखें मींची। 49% हयात, तुम पर दिन रात मैंने इतनी मेहनत की और तुमने ये मार्क्स लिए हैं? मुतसिम चौधरी के सख्त लहजे पर फ़ोन हयात के हाथों से गिरते गिरते बचा। आंखें पल में लबालब पानियों से भर गई। सॉरी लाला, अल्लाह हाफिज़, हिचकियों से रोते हुए कहा और फ़ोन बंद करना चाहा। और दूसरी जानिब से मुतसिम जो सिर्फ तंग कर रहा था हयात के रोने पर तड़प गया। खबरदार जो फ़ोन बंद किया, बात करो मुझसे, मेरा मतलब बात बताओ जिसके लिए फ़ोन किया था। लाला, मेरी सहेलियाँ पास होने की खुशी में शहर जाना चाहती हैं। हम वहाँ शॉपिंग करेंगे और पास होने की ट्रीट देंगे। उनके घर वाले मान गए हैं, माजी भी मान गई है। आपसे इजाज़त चाहिए थी, दाएं हाथ की उंगली को मेज़ के किनारे पर फेरते हुए मिन्नत भरे लहजे में कहा। मगर दूसरी जानिब हयात की बात सुनकर मुतसिम चौधरी के बातें पर बेशुमार बल नमूदार हुए। कोई ज़रूरत नहीं है कहीं भी जाने की, जो भी चाहिए मुलाजिम से कहकर हवेली में मंगवा लो। अगर मेरे आने से पहले तुम हवेली से बाहर निकली तो वापस आकर पहले तुम्हारी टांगों को ही तोड़ दूंगा, मुतसिम ने दबे दबे लहजे में गुर्रा कर कहा तो हयात ने सख्ती से आंखें मीच ली, जैसे कि वो सामने ही खड़ा हो। मुतसिम ने हाथ बढ़ाकर टेबल पर पड़ा अपना लैपटॉप उठाया और कुछ बटन प्रेस किए तो स्क्रीन पर हवेली का मंजर वाज़ेह हुआ। जहाँ हवेली के बरामदे में फ़ोन स्टैंड के करीब खड़ी हयात अपने आंसू पोंछ रही थी और नूर बेगम अब हवेली के सहन में बैठी हुक्का पीने में मसरूफ़ थी। आप बहुत बुरे हैं लाला, खुद इतने इतने दिन शहर जाकर अकेले रहते हैं और मुझे हवेली से भी बाहर नहीं जाने देते। हयात की आवाज़ सुनकर मुतसिम होश में आया और चौंक कर मोबाइल को देखा। और मेरी बुराई सिर्फ तुम्हें ही नज़र आती है। मैं गाँव तो ले जाऊंगा वापस। नज़रें स्क्रीन पर नज़र आते हयात के दिलकश सरापे से फेरते हुए नरम लहजे में कहा तो मुतसिम चौधरी के इस कदर नरम लहजे पर हयात को तो गश ही पड़ने वाला था। मैंने 1000 बार कहा है दुपट्टा सर पर रखा करो, फिर ये गले में लटकाया हुआ है। मुतसिम चौधरी की करखत लहजे पर हयात ने हड़बड़ा कर दुपट्टा सर पर लिया और ख़ुद से इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। लाला, मुझे पता है क्या लगता है। हयात के राजदाराना लहजे पर मुतसिम चौधरी ने आईब्रोज काई। क्या लगता है? मुझे लगता है आपने शहर में शादी कर रखी है, बस माजी को बताने से डरते हैं। आप बेशक मेरी एक नहीं मानते, मगर माजी और बाबा मेरी सभी बातें मानते हैं। आप मुझे बताएं, मैं उनसे बात करके उन्हें मना लूँगी। हयात ने पलटकर सहन में बैठी नूर बेगम को देखा, जो हयात को बात करता देख वहाँ से चली गई थी। मुझे एक बात बताओगी हयात? मुतसिम चौधरी ने दांत पीसते हुए कहा तो हयात ने बिना ध्यान दिए असबात में सर हिलाकर कहा, हाँ। ये इतनी अकल कहाँ से खरीद कर अपनी खोपड़ी में फिट की है? मुतसिम चौधरी की बात पर पहले तो हयात का चेहरा खुशी से खिल उठा, मगर समझ आने पर खून के घूंट भर कर फ़ोन पर गिरफ्त सख्त की।
आपकी सोहबत का असर है लाला। हयात के तनक्कर कहने पर मुतसिम चौधरी ने बमुश्किल अपना कह कहा जब्त किया। ना ये सोहबत का नहीं, ये सोहबत का नहीं, मेरी बेजा आज़ादी का असर है। तुम्हें अपनी सोहबत किया अपने ही रंग में ढाल लूँगा। पहले तंज़िया लहजे में कहा तो आखिर में मुंह में बड़बड़ा कर कहा तो हयात ने मुंह बसोर कर फ़ोन रख दिया। फ़ोन को देखा। जो कर तो वो अपनी मर्ज़ी से चुकी थी, मगर अब रख नहीं सकती थी। मैं वापस आ जाऊँ तो फिर तुम्हें और तुम्हारी सहेलियों को शहर ले जाऊँगा। फिर जो मर्ज़ी कर लेना। तब तक माँ जी को इस बात के लिए तंग मत करना, वरना बहुत बुरा पेश आऊँगा। अपनी बात कहकर फ़ोन रख दिया। जबकि हयात ने घूर कर फ़ोन को देखा और पटकने के अंदाज में रखकर कदम सहन की जानिब बढ़ा दिए। मुतसिम ने अपना वॉलेट और घड़ी वगैरह उतार कर टेबल पर रखी और वज़ू करने के लिए वॉशरूम में चला गया। तभी उरूब ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर दोबारा अंदर दाखिल हुई। मुतवस्सिम को ऑफिस में ना पाकर नज़रें उसके वॉलेट और टेबल पर रखी दूसरी चीज़ों पर गई। बेख्तियार कदम आगे बढ़ाकर मुतसिम चौधरी की ब्लैक वॉलेट को उठाया तो वॉलेट की दूसरी जानिब ड्रैगन बना हुआ था और किनारे पर ड्रैगो लिखा हुआ था। बेला इरादा वॉलेट को खोला तो आंखें साकित रह गई। वॉलेट में एक निहायत ही खूबसूरत 15-16 साल लड़की की तस्वीर लगी हुई थी, जिसकी ग्रे ग्रीन आंखें खुशी से चमक रही थी। तस्वीर सिर्फ लड़की के चेहरे की थी, इसीलिए उरूब अंदाज़ा न लगा पाए कि ये तस्वीर किस मौके पर खींची गई होगी और जगह कौन सी होगी। अपना मोबाइल निकालकर जल्दी से तस्वीर ले ली। दिल ज़िंदगी में पहली बार इस कदर तेज़ धड़क रहा था कि उरूब को अपने कानों में धड़कनें सुनाई दे रही थी। मुतसिम चौधरी के निकलने से पहले ही उरूब वहाँ से निकल चुकी थी। मुतसिम बाहर आया तो कुछ गैर मामूलीपन महसूस हुआ। अपने ऑफिस में इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई तो नज़र टेबल पर पड़े अपने वॉलेट पर गई, जिससे वो जाते हुए ड्रैगन की तस्वीर को पलट कर रख कर गया था। मगर अब वॉलेट की ड्रैगन वाली साइड ऊपर की जानिब थी, जिसे देख मुतसिम चौधरी ने सख्ती से अपने जबड़े भींचे। उसे यकीन हो गया था कि यह हरकत सिर्फ और सिर्फ उरूब ही कर सकती है। वो उसे बताना चाहता था, मगर उरूब से पहले वो ये बात हयात को बताना चाहता था। मुतसिम चौधरी के दिल में डर था कि कहीं उरूब अपनी बहन से पहले मिले और हयात उरूब के साथ जाने का कहे तो वो कैसे रोक सकेगी। इसीलिए वो नए आने वाले केस को हल करके जल्द से जल्द हवेली पहुंचकर हयात से बात करना चाहता था। मगर अब उसे पता था कि उरूब टिक कर नहीं बैठेगी। वो ज़रूर हयात के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाएगी और उससे मिलने की कोशिश करेगी, क्योंकि जब मुतसिम चौधरी ने उरूब को डेटा निकलवाया था तब पता चला था कि वो कई सालों से अपनी बहन को ढूंढने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसके सामने हयात की माँ ने हयात को गाड़ी से बाहर धक्का दिया था ताकि वो बच जाए, और उसे यकीन था कि उसकी बहन जिंदा है। मुतसिम ने अपना वॉलेट वापस रखकर लकड़ी की बनी छोटी सी अलमारी से जायनमाज निकाली और नमाज की नीयत बांधी। फिर 6 महीने बाद उन्हें इस केस में हर काम करते 6 माह गुजर चुके थे और 2 दिन पहले ही वो कामयाब होकर लौटे थे। अब वो सब सीक्रेट ऑफिस में बैठे अपने केस की डिटेल सीनियर से शेयर कर रहे थे। मुतसिम चौधरी अपने ऑफिस आया तो कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और उरूब अंदर दाखिल हुई। मुझे तुमसे बात करनी है, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं बैठ सकती हूँ? उरूब के संजीदा लहजे पर मुतसिम चौधरी ने उसे बैठने का इशारा किया तो उरूब चेयर घसीट कर उसके सामने बैठ गई। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे अपनी टीम का पार्ट बनाकर खुश नहीं हो। वजह भी जानती हूँ कि तुम लड़कियों को अपनी टीम में नहीं रखते। मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारी अलग टीम तैयार हो चुकी है, जिसके साथ मिलकर तुम दूसरे केसेस देखने वाले हो, मगर मैं चाहती हूँ कि तुम कोई भी ना किया देखने से पहले मेरी मदद करो। इस फाइल में सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। मन्नत भरे लहजे में कहकर फाइल मुतसिम चौधरी की जानिब बढ़ाई। जाने कोई सवाल किए बगैर संजीदा चेहरे से हाथ बढ़ाकर फाइल थामी। मेरी कज़िन का बेटा इस्तंबुल में है। वहाँ यूनिवर्सिटी में उसने कुछ न्यू फ्रेंड्स बनाए थे, मगर वो नहीं जानता था कि वो दोस्त के रूप में सांप पाल रहा है। इसमें उन लड़के और लड़कियों के बारे में तमाम मालूमात भी हैं। उन लोगों ने ईमान को हरेस करने की कोशिश की है। पहले उन्होंने अपनी ईमान के साथ दोस्ती होने की बात पूरी यूनी में फैलाई और अब सब जानते हैं कि वो उनके ग्रुप का हिस्सा है। ना लोगों ने ईमान को पहले स्मोकिंग पर लगाया और बाद में फोर्स करके उसे ड्रिंक पीने पर मजबूर किया, और जब ईमान ने मना किया तो उसे तशद्दुद का निशाना बनाया। और अब वो लोग उसे यूनी की लड़कियों को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर होटल रूम तक लाने का बोल रहे हैं, जिस पर वो इनकार कर चुका है, और वो लोग उसे डरा धमका रहे हैं और कई बार
ड्रग्स देखकर तशद्दुद का निशाना भी बना चुके हैं। ईमान की उन्होंने कुछ वीडियोस बनाई हैं जो कि उसे ड्रग्स देकर नशे की हालत में बनाई गई हैं। मैंने ईमान की सिक्योरिटी के लिए कुछ लोग हायर किए थे और वो लोग कई बार उसे बचा भी चुके हैं, मगर अब मामला बहुत ख़राब हो चुका है। ईमान उनकी कैद में है और मैं यहाँ से नहीं जा सकती। मैं चाहती हूँ कि तुम कल परसों तक वहाँ जाओ और उसकी मदद करो। और वो ग्रुप माफिया से कनेक्ट है। उन्हें लड़कियों को ट्रैप करके हवस का निशाना बनाकर वीडियोस बनाने के लिए पैसे मिलते हैं और अब वो ये सब ईमान से भी करवाना चाहते हैं। सबसे बड़ी वजह कि वो एक मुसलमान है जिसे वो लोग अपने रास्ते पर चलाना चाहते हैं, और दूसरा ईमान शाह के बाबा का बिजनेस। अब तुम मानो या ना मानो, मैं तुम्हारी टीम का हिस्सा हूँ और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी ड्रैगो। ग्रुप की बात खत्म होने तक मुतस्सिम चौधरी फाइल को देख चुका था। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मगर मेरे जाने के बाद तुम मेरी जगह संभालोगी। अगर किसी किस्म की कोई कोताही हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुतस्सिम ने सख्त लहजे में कहा तो उरूब ने मुस्कुराकर सर को अस्बात में हिलाया और उठकर वहां से जाने लगी, मगर कुछ याद आने पर दरवाजे के करीब जाकर रुकी। एक वक्त आएगा ड्रैगो जब मैं इस बात का बदला लूंगी और फिर मैं भी तुम्हारी तरह यही कहूंगी कि इसमें मेरा कसूर नहीं था। उरूब ने पलटकर मुस्कुराते हुए कहा तो मुतस्सिम ने आईब्रो उचकाकर उसे देखा। तुम एक दिमाग से पैदल लड़की हो, मेरा कोई कसूर नहीं था। अगर एजेंट 32 के साथ मैं भी जाता और मेरे नसीब में शहादत ना होती तो तब भी मुझे कुछ नहीं होता। और तुम अहमक लड़की एक ही बात को लेकर बैठी हो। मुतस्सिम का बस नहीं चल रहा था कि इस बकवास पर उसका गला दबा दे, मगर वो चुप था तो सिर्फ और सिर्फ हयात की वजह से, वरना अपने ही टीम के बंदे की मौत का जिम्मेदार कहलाना किस कदर तकलीफदा था ये सिर्फ मुतस्सिम चौधरी ही जानता था। जबकि ड्रैगो की दहाड़ सुनकर उरूब वहाँ से सेकंड्स में 9-11 हुई। मुतस्सिम जानता था कि वो उसे क्यों तुर्की भेजना चाहती है। हयात तक पहुँचने की उरूब ने बहुत बार कोशिश की, जिसे हर बार मुतस्सिम चौधरी ने नाकाम बना दिया। मसला उसे उरूब के मिलने का नहीं, हयात के खो जाने का डर था। और आजकल वो जिस मुकद्दर मसरूफ़ रहा था, उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वो हफ्ता हफ्ता जाकर गांव ठहरता। वो दोस्त का बहाना करके रुका हुआ था कि दोस्त बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उसे उसकी ज़रूरत है। और अब उरूब की बात से उसे अच्छे से अंदाज़ा हो गया था कि वो उसे सिर्फ और सिर्फ हयात की वजह से भेजना चाहती है, वरना जो कर्ब उस लड़के के बारे में बात करते हुए उरूब शाह के चेहरे पर मुतस्सिम को नज़र आया था, उससे मुतस्सिम को अंदाज़ा हो गया था कि वो लड़का उरूब शाह के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। और अब मुतस्सिम खुद भी चाहता था कि वो हयात से मिल ले। खोने का डर एक तरफ, मगर वो देखना चाहता था कि हयात के दिल में हवेली वालों के लिए किस कदर मोहब्बत है। वो अपनी बहन के मिलने पर उन्हें छोड़ देगी या साथ रहेगी, हयात के फैसले के लिए वो पीछे हट रहा था। इसलिए मुतस्सिम को यहाँ से जाना ही बेहतर लगा, क्योंकि अगर उसके होते हयात हवेली से उरूब के साथ जाती तो शायद मुतस्सिम चौधरी क़यामत ले आता। और वो यही तो नहीं चाहता था। वो हयात की मासूमियत को अपने जुनून की वजह से छीनना नहीं चाहता था, इसीलिए दिल पर सख्त पहरे बिठा लिए थे। एक गहरी सांस फिजा के सुपुर्द करके, एक नज़र फाइल को देखकर, टेबल पर पटक कर, कुर्सी की पुश्त से सर टिकाकर आंखें मूंद ली। ये मुतस्सिम, इस डब्बे में अचार है, इसमें गुड़, इसमें पिन्नियाँ, और ये डब्बा संभाल कर रखी, इसमें देसी घी है। नूर बेगम ने डब्बों का ढेर मुतस्सिम चौधरी के आगे सजाते हुए कहा। जिसे देख मुतस्सिम ने तासुब से सर झटका, मगर नूर बेगम को इनकार करने की हिम्मत नहीं हुई और चुपचाप उन डब्बों को बैग में रखने लगा कि तभी हयात भागती हुई मुतस्सिम चौधरी के कमरे में दाखिल हुई। लाला, ये मेरी तरफ से आपा और उनके बच्चों के लिए, हयात ने हाथ में थामे गिफ्ट बॉक्स को आगे बढ़ाते हुए कहा तो नूर बेगम ने मुस्कुराकर हयात को गले लगाया। मेरी सोनी दही, तुझे क्या ज़रूरत थी अपने पैसे खर्च करने की? मैं भेज रही थी ना, काफ़ी है ये सब, हयात की बलाएं लेते हुए कहा। तो मुतस्सिम ने कोफ्सिस ड्रामे क्वीन को देखा, जो नूर बेगम के प्यार करने पर शर्माने की भरपूर एक्टिंग कर रही थी। ऐसा करता हूँ, इस बार सामान भेज देता हूँ, अगली टिकट करवा कर खुद चला जाऊँगा। मुझसे ज़्यादा ज़रूरी तो इस राशन का जाना ज़रूरी है। पता नहीं कब से वो लोग फाके काट रहे होंगे वहाँ पर। मुतस्सिम चौधरी ने भिन्ना कर कहा तो नूर बेगम ने घूर कर मुतस्सिम को देखा, जो उनकी घूरी को देख हयात की जानिब पलटा और झपटने के अंदाज में हयात के हाथ से बॉक्स लिया। तो हयात ने मुंह बसोर कर मुतस्सिम चौधरी को देखा। चल आजा हयात, खेतों से ताज़ा तेरे लिए जामुन मंगवाए हैं, आजा बेटी, आजा माँ बेटी मिलकर खाते हैं, उसे करने दे काम। हयात का हाथ थाम कर कदम बाहर की जानिब बढ़ाते हुए कहा तो हयात ने झट अस्बात में सर हिला दिया और मुस्कुराकर बाहर की जानिब कदम बाहर ले गई।
हयात के जाने के बाद मुदस्सिम ने एक ही झटके में बॉक्स की पैकिंग खोलकर उसे बेड पर उल्टा किया और जैसे जैसे चीज़ों पर नज़र पड़ रही थी, मुदस्सिम चौधरी का गुस्सा सातवें आसमान पर जा रहा था। हयात! मुदस्सिम चौधरी की दहाड़ पर सीढ़ियाँ उतरती हयात ने सख्ती से आंखें मींची, जबकि नूर बेगम ने सख्त नज़रों से पलटकर मुदस्सिम चौधरी के कमरे के दरवाजे को देखा। माँ जी, आप जाए, मैं आ रही हूँ, ज़रूर कोई काम होगा। नूर बेगम के गाल पर प्यार करके 200 की स्पीड से मुदस्सिम चौधरी के कमरे में दाखिल हुई, मगर आगे का मंजर देख धूप निगलकर मुस्कुराकर मुदस्सिम चौधरी को देखा, जो अपने दोनों हाथ कमर पर लगाए खूंखार नज़रों से हयात को देख रहा था। मुदस्सिम चौधरी के गुस्से से सुर्ख पड़ते चेहरे को देख हयात छोटे छोटे कदम लेती मुजरिमों की तरह सर झुकाए मुदस्सिम चौधरी से कुछ फासले पर जा खड़ी हो गई। ये सब क्या है हयात? मुतसिम ने बमुश्किल अपने इश्तियाल पर काबू पाकर दबे दबे लहजे में गुर्रा कर कहा, तो हयात ने मासूमियत से आंखें टिपटिपाते हुए मुतसिम चौधरी को देखा। क्यों लाला, आपको नजर नहीं आ रहा? मासूमियत से मुंह भुलाकर कहा तो मुतसिम ने घूर कर हयात को देखा और एक नज़र बेड को, जिस पर हम तुम तुलसी सुपारी, शाही मेवा, तरह तरह की चूरने, इमली और गचक वगैरह का ढेर लगा हुआ था। तुम ये सब खरीद कर लाई थी? मुतस्सिम के पूछने पर हयात ने मासूमियत से सर इस बात में हिलाया तो मुतस्सिम का दिल किया कि दो कान के नीचे लगाए उस लड़की को। तुम इसका मतलब तुम ये सब खाती भी हो? मुतस्सिम चौधरी के सख्त लहजे पर हयात ने अपने खुश्क पड़ते होठों पर जबान फेर कर उन्हें तर किया और एक चोर निगाह बेड पर पड़ी चीज़ों पर डाली और दूसरी खुद को घूरते मुतस्सिम पर। माँ जी ने भी तो ऐसी ही चीज़ें आपको दी थी, उनसे तो आपने कुछ नहीं कहा और मुझ मासूम को यूँ डांट रहे हैं। आंखों में आंसू लिए मिनमिनाकर कहा तो मुतस्सिम चौधरी ने तासुब से सर झटका और आगे बढ़कर उन चीज़ों को उठाना चाहा। पहले तो उन्हें कचरे में फेंकता हूँ, फिर तुम्हें पूछता हूँ। मुतस्सिम चौधरी की बात सुनकर हयात फुर्ती से आगे बढ़ी और मुतस्सिम को पीछे को धक्का देकर उन चीज़ों पर झुककर अपने बाजू फैला लिए। अल्लाह की कसम है आपको लाला, मेरी हक हलाल की जमा पूंजी से खरीदी गई चीज़ें हैं। सैफ ने इतने प्यार से मुझसे मांगी है, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, हयात ने रोते हुए कहा। मगर मुतसिम चौधरी की सुई तो सैफ के नाम पर ही अटक गई थी। बेशक वो हयात से 3 साल छोटा था और हयात उसे बहन का बेटा ही मानती थी, मगर फिर भी मुतसिम चौधरी को ये कबूल नहीं था कि वो किसी लड़के के साथ फ्री हो। तभी हयात की बाजू अपनी आहनी गिरफ्त में लेकर एक झटके में हयात को अपने सामने किया। क्या बकवास कर रही हो? और सैफ से कहाँ बात हुई तुम्हारी? लैंडलाइन मैंने सिर्फ इसलिए घर में रखा है ताकि तुम मुझसे बात कर सको, ना कि तुम्हारी रिश्तेदारियां निभाने के लिए। आइंदा अगर मैंने तुम्हें किसी के साथ बात करते हुए देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और कोई ज़रूरत नहीं किसी की फरमाइशें पूरी करने की। भाड़ में जाए सब, मैं पैसे दे दूंगा, खुद खरीद लें। तुम यहाँ किसी की फरमाइश पूरी करने के लिए नहीं हो। हयात के चेहरे पर झुककर दबे दबे लहजे में गुर्रा कर कहा तो हयात को अपने जिस्म से जान निकलती महसूस हुई। आंखें सख्ती से मींच कर खुद को वहाँ से गायब करने की कोशिश की, जो कि नामुमकिन सा था। मैंने इतने प्यार से ली है ये सब चीज़ें, नम लहजे में सरगोशी की तो मुतसिम चौधरी का सारा गुस्सा हवा हुआ। मैं खा लूँगा, मगर तुम ना खुद ऐसी चीज़ें खाओगी और ना किसी की फरमाइशें पूरी करोगी। हयात के बाजुओं पर अपनी गिरफ्त नरम करते हुए नरम लहजे में कहा तो हयात ने शिकवा के नम आंखों से मुतसिम चौधरी को देखा। आपकी भी तो करती हूँ ना, आपने फ़ोन करके कहा आज आ रहे हैं तो करी चावल बनाए, मैंने आपके आने से पहले सब बना दिए। आपने जाने से पहले बिरयानी की फरमाइश की, मैंने बनाई। केक आपके लिए बनाया, अपने हाथों से बिस्किट आपके लिए बेक किए जो आप चाय के साथ शाम में खाते हैं। सर्दियों में मेरे टेस्ट थे, मगर आपके कहने पर मैं सब छोड़कर आपके लिए गाजरों का हलवा और कभी खीर बनाती रही हूँ। नम लहजे में उंगलियों पर गिन गिन कर अपने एहसान बताए तो हयात की मासूमियत पर मुतसिम चौधरी को अपना दिल बेकाबू होता महसूस हुआ। गले में गिल्टी से उभर कर मातूम हुई तो हयात के बाजू को छोड़कर अपने चॉकलेट ब्राउन सिल्की वालों में हाथ फेरा। मेरा तो हक है ना, लेकिन इनमें से किसी का तुम पर कोई हक नहीं और आइंदा से समीर और सैफ को भाई बुलाओगी। बेड पर पड़ी इमली को उठाकर खोल कर खाते हुए कहा तो हयात ने मुंह बसोर कर मुतसिम चौधरी को देखा, मगर वो मुझसे छोटा है और मैं खाला लगती हूँ उसकी जैसे आप मामू लगते हैं। हयात के मुंह बसोर कर कहने पर मुतसिम ने दिल में इस्तगफार पढ़कर घूरते हुए हयात को देखा। तुम उनकी खाला नहीं लगती हो हयात, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। तुम्हारा उनसे सिर्फ वही रिश्ता होगा जो मैं बनाऊंगा। सर्द लहजे में एक एक लफ्ज़ चबाकर कहते मुतसिम चौधरी के इन अल्फाज पर हयात का दिल लहूलुहान हुआ। आंखों से ना जाने कितने आंसू बेमूल होकर रुखसार पर बहे, जिन्हें देख मुतसिम चौधरी को अपने सख्त अल्फाज का एहसास हुआ।
मुझे पता है कि मेरा कोई रिश्ता नहीं है आप सबसे। मुझे नहीं रहना यहाँ। अगर आपने ताने ही देने हैं तो मुझे मार ही दे। मुझे या तो मार दे या कहीं और छोड़ आए। फूट फूट कर रोते हुए चिल्ला कर कहा तो मुतसिम एक ही जिस्म में हयात के करीब पहुंचा। मेरा वो मतलब नहीं था हयात, मेरा मतलब था कि तुम्हारा खाला से ज़्यादा रौब वाला रिश्ता होना है उनसे। मुतसिम को समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे उसे चुप करवाए, जो रो रो कर हलकान होती मुतसिम चौधरी को अंगारों पर घसीट चुकी थी। आप बहुत बुरे हैं सीम, हर बार हर्ट करते हैं मुझे। बेड पर पड़ी चीज़ों को नीचे गिराते हुए चिल्ला कर कहा और रोती हुई वहाँ से निकलती चली गई, जबकि मुतसिम चौधरी सर थाम कर वहीं बैठ गया। वो खुद को अजीब कश्मकश से गुजर रहा था। दिल कह रहा था कि माजी से बात करके जाने से पहले हयात को निकाह में ले लूँ, मगर दिमाग कह रहा था कि उरूप अगर मिली हयात से तो वो यही सोचेगी कि हमने उसकी बहन के साथ जुल्म किया है, और क्या पता फिर हयात भी इस रिश्ते को तोड़ना चाहे तो मुतसिम चौधरी कभी नहीं होने देगा। इसीलिए मुतसिम चौधरी को जाने का फ़ैसला ही बेहतर लगा। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ। आगे क्या होगा ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।